हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक की चर्चा करेंगे वो हैं प्रकाश के बारे में, यानी ऑप्टिक्स के बारे में इसे पाठ है। यह भी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर का है प्लस 3 नंबर का इसका दूसरा पोर्शन है, यानी 10 नंबर का है। तो ये ऑटोमेटिक ही पाठ महत्वपूर्ण है। तो इनके प्रत्येक कंटेंट को हम समझेंगे, बाद में हम वीडियो के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है प्रकाश क्या होता है। प्रकाश प्रकाश के बारे में क्या है कि प्यारे बच्चों, हम जानते हैं प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो होता है सूर्य। प्रकाश का मुख्य जो स्रोत है वो है सूर्य। एक हम कह सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती भी प्रकाश का स्रोत है। विद्युत बल्ब भी प्रकाश का स्रोत है। ये प्रकाश के स्रोत माने जाते हैं, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें प्रकाश के स्रोत कहा जाता है, यानी सोर्स कहा जाता है। सन हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। स्रोत के बारे में आपने जाना। एक प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आता है दीप्त पिंड। क्या आता है? दीप्त पिंड आता है। दीप्त पिंड का मतलब होता है, पहले हम इनके वर्डों को समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम इस पाठ को पूरा अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, जिससे साइन या चिन्ह देखते ही हम समझ जाएंगे यह पाठ में इस प्रश्न का यह तोड़ होगा। दीप्त पिंड का मतलब समझते हैं, यानी ऐसे पिंड जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहलाते हैं। वे पिंड या पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जलती मोमबत्ती स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, और हम कह सकते हैं विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब है, ये भी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा प्यारे बच्चों दीप्त पिंड। फिर होता है हमारे पास में एक शब्द आता है प्रदीप्त। प्रदीप्त प्रदीप्त पिंड का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रदीप्त का मतलब होता है, पै का मतलब होता है, यानी पै का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं दूसरों से, यानी ऐसे पिंड जो सूर्य का प्रकाश जिस पे पड़ता है, यानी दीप्त पिंडों का जिस पदार्थ पे प्रकाश पड़ता है और वो फिर बाद में चमकते हैं, उन्हें प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। हम कहेंगे कैसे? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये चंद्रमा है और यहाँ पे है सूर्य। चंद्रमा स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये क्या करते हैं, जैसे ही इसका सूर्य पे प्रकाश पड़ता है ये प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, और यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इससे हमें चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है। तो ऐसे पिंड जिनके स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन दूसरे का प्रकाश इन पे पड़ने पर, यानी दीप्त पिंड का प्रकाश इन पे पड़ने पर यह चमकते हैं, इन्हें कहा जाता है प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड, तो यह आपने समझ लिया होगा प्रदीप्त पिंड क्या होते हैं। चलिए फिर हम एक यहाँ पे प्रकाश में एक शब्द आएगा बिंब। बिंब बिंब का मतलब होता है प्यारे बच्चों वस्तु, यानी वस्तु होती है वो बिंब होता है। यह भी आगे एक वर्ड आएगा बिंब क्या होते हैं, तो बिंब को मानना है वस्तु। फिर आता है, इसी से मिला हुआ होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 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 का मतलब होता है प्यारे बच्चों वस्तु की छाया। वस्तु की छाया, छाया यानी वस्तु की छाया है, यह प्रतिबिंब कहलाता है। एक हम कह सकते हैं किसी का भी चित्र, वस्तु का जो चित्र है वो प्रतिबिंब कहलाता है। आप कहेंगे कैसे? आपकी जो फोटो होती है प्यारे बच्चों वो आपका प्रतिबिंब है। आप जब किसी कांच में देखते हैं तो आपकी वो फोटो दिखाई देती है, वो प्रतिबिंब है। और जैसे ही आपके पास में कोई नोटबुक है, आप यदि उसकी जीरोक्स कॉपी निकालते हैं तो जो आपके हाथ में नोटबुक है वो बिंब है, उसकी जो जीरोक्स निकलती है वो प्रतिबिंब है। तो ध्यान रखें, किसी भी वस्तु का जो चित्र होता है वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिए बिंब और प्रतिबिंब के बारे में आपने जान लिया। तो यहाँ पर अब हम एक एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। फिर एक वर्ड आएगा आवर्धन। क्या आता है? आवर्धन आता है। जैसे किसी लेंस की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन का मतलब यह होता है प्यारे बच्चों कि कोई भी चीज
जो किसी दूसरी वस्तु को कितना फैलाती है। जैसे मेरे पास में हमने यहाँ पर एक क्या देखा है, हम अधिकांश क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक सूक्ष्मदर्शी देखते हैं। हम लेके आते हैं बाजार से, सूक्ष्मदर्शी लेके आते हैं, या आप सूक्ष्मदर्शी की छोड़िए, चलिए हम समझते हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन, आवर्धन क्या है, इसका उदाहरण आप घर में भी देख सकते हैं। आप एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए खाली, उसमें जल भर दीजिए। क्या भर दीजिए? जल भर दीजिए। फिर प्यारे बच्चों, उसके सामने आप अपनी अंगुलियां रखिए, एक सिरे पर, दूसरी सिरे पर आप अपनी आंखों को लगाइए। देखिए आपको अंगुलियां पहले की तुलना में कितनी बड़ी दिखाई देती है ना मजा, इमेजिन। तो इसे कहते हैं आवर्धन। यानी कोई भी लेंस है या दर्पण है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बनाएगा, वो उसका कहलाता है आवर्धन। तो आपने यह भी देख लिया कि कितना वस्तु को फैलाता है वो कहलाता है उसका आवर्धन। जैसे मेरे पास में इतनी शीक वस्तु है, यदि मैं इसको लेंस में से गुजारूंगा तो वो इतनी बड़ी हमें दिखाई देगी। तो किसी वस्तु द्वारा लेंस के, यानी लेंस द्वारा या दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फैलाना, यानी कितना बड़ा वो दिखा सकता है, वो कहलाता है उसका आवर्धन। ये कंसेप्ट आगे काम आते जाएंगे, तभी हमारे लेंस के और ये जो प्रकाश ऑप्टिक्स वाला पार्ट है वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि रटने की बजाय यदि हम समझते हैं तो हमारे टॉपिक आसानी से समझ में आते हैं। समझाने का एकमात्र तरीका है न्यू कंसेप्ट क्लासेज। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक हमारे पास में जो शब्द आएगा एफ लिखा हुआ, एफ को क्या कहेंगे? एफ को कहेंगे फोगट छाप। नहीं प्यारे बच्चों, फोगट छाप या नहीं कहेंगे, ये बेचारा एफ इज्जत से आया है, इसको कहेंगे फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। यह भी आप ध्यान रखना, एफ किसको दर्शाएगा? फोकस दूरी को। चलिए आर, आर दर्शाता है वक्रता त्रिज्या को। किसको दर्शाता है? वक्रता त्रिज्या को दर्शाता है। त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, तो यहां पे आर दर्शाएगा वक्रता त्रिज्या को। फिर बहुत बार परेशान करते हैं हमें यू और वी। सर बताते हैं यू ऊपर होगा वी नीचे होगा, तो हम सोचते हैं कर क्या रहे हैं, घूम तो आंखों के सामने रहा है, यह है क्या? चलिए हम समझते हैं। यू, बताइए प्यारे बच्चों, यू पहले आया या वी पहले आया? अंग्रेजी के अल्फाबेट में क्या पहले आता है, यू या वी? उल्टा मत पढ़ना, सुल्टा पढ़ना। यू पहले आता है फर्स्ट नंबर पे, वी आता है सेकंड नंबर पे। चलिए ये आपने समझ लिया। अब मुझे प्यारे बच्चों आप बताइए, मेरे पास में एक बिंब है और एक है मेरे पास प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, तो आप खुद बताओ, पहले आपके पास बिंब आएगा या प्रतिबिंब आएगा? देखिए, हम जब मैं आपको कहूं मुझे आपकी फोटो चाहिए, तो आप फोटो के लिए क्या करोगे? आप डायरेक्ट फोटो दे नहीं सकते, आप पहले कैमरामैन के पास जाएंगे, वो आपकी अच्छी सी पिकअप लेगा, आपकी फ़ोटो लेगा, फिर आप उसे कहोगे एक बार दिखाना। आप कहोगे नहीं ये तो अच्छी नहीं आई, इसको क्रॉप करो, उसकी ब्यूटीनेस बढ़ाओ, इस पर लिपस्टिक लगाओ, बिंदिया लगाओ, या आप कहेंगे इसमें तो अच्छी टी शर्ट पहनाओ, अर्थात फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए। तो हम कहते हैं सर, आप कहोगे पहले तो बिंब वस्तु आएगी, फिर उसका प्रतिबिंब आएगा। तो यही तो हम बात यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। जो यू हैं प्यारे बच्चों और वी हैं, यू एक नंबर पे होता है, वी दो नंबर पे होता है। तो यू दर्शाता है बिंब को। किसको दर्शाता है? बिंब को। वी किसको दर्शाएगा? प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब को दर्शाएगा। यानी पहले चीज बिंब आती है, बाद में प्रतिबिंब आता है। तो इसी प्रकार अंग्रेजी में पहले यू आएगा फिर वी आएगा। तो बिंब को दर्शाता है यू यानी वस्तु को, और प्रतिबिंब को दर्शाता है वी। अब हम कहेंगे इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? जो पहले आया वो पहले नीचे रहेगा, जो बाद में आएगा वो फिर ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? आपको मतलब सपोज कीजिए यू हैं और वी हैं, आपको कहें बट्टे में लेना है, इसको डिवाइड करना है, पहले कौन जाएगा? तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इनकी करनी है हमें शादी। क्या करनी है? शादी। तो बताओ आप, जब किसी का विवाह होता है और दो आपके पास में मान लीजिए घर में मेंबर हैं, एक और दो,
सादी किसकी पहले किसकी होती है? जो पहले आता है उसकी, जो बाद में आएगा उसकी बाद में होगी ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे अच्छा सर ये तो हमने मान लिया, तो पहले यू आएगा, उसके बट्टे में ऊपर क्या आएगा? वी आएगा। जब भी हमें सूत्रों का इस्तेमाल करना है, यू प्यारे बच्चों आपको नीचे लिखना है और वी आपको ऊपर लिखना है। तो हम कहेंगे यू हमारे पास में हो जाएगा यानी बिंब की बात करेंगे, वी का मतलब जब भी चर्चा होगी प्रतिबिंब की बात करेंगे। तो चलिए आपने यह भी समझ लिया। अब देखिए एक शब्द आता है एच डेस और एक आता है एच, ये क्या है? आप कहेंगे सर इसने तो बिंदी लगा रखी है, नहीं ये बिंदी भी नहीं है। तिलक लगा रखा है, नहीं ये तिलक भी नहीं है। तो फिर क्या है? चलिए समझते हैं प्यारे बच्चों। यह पहले आया, यह बाद में आया, और दोनों ही क्या है? ऊंचाई को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ऊंचाई को। तो बताइए पहले आने वाला बिंब की ऊंचाई है, बाद में आने वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो सूत्र बन जाएगा एच डेस बटा एच, यानी इसको मैं क्या कह सकता हूं? बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, फिर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो यह आपके समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। यह कंसेप्ट हम जैसे ही लेके आएंगे आपके दिमाग में आना जरूरी है, इसीलिए चैनल का नाम रखा गया है न्यू कंसेप्ट क्लासेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एक एक स्टेप की बात चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों दो शब्द अब हमारे पास में आता है, यानी प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। चलिए यह आपको मान लीजिए, सपोज कीजिए यह नहीं आता, प्रकाश किस में ज़्यादा चलता है, किस में तेज चलता है, आगे हम डिस्कस करते जाएंगे इसके। तो हमारे पूरे कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तब प्यारे बच्चों हमारे प्रकाश में से हम पूरे के पूरे नंबर ले आते हैं प्रकाश की गति। गति का मतलब क्या होता है? चलना। अब मुझे आप खुद बताएंगे, आपके पास में एक तो है कीचड़, क्या है प्यारे बच्चों? एक है कीचड़, कीचड़ है, एक है रेत, एक है आपके पास सड़क, डामर की सड़क ये बनी हुई है। चलिए आप मुझे बताएंगे, आपके पास में बाइक है, आप कहेंगे सर बाइक तो चलाना नहीं आती, तो आप किसी की लिफ्ट लेके भी तो बैठ सकते हैं, और यह डिपेंड करता है आपकी मुस्कुराहट कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, तब वो बिठाएगा। आप कहोगे नहीं मैं तो आपकी बाइक पे बैठूंगा, तो फिर वो कैसे बिठाएगा? तो चलिए हम समझते हैं सड़क। सड़क है, रेत है, कीचड़ है। बताओ मुझे आप किस पर बाइक आसानी से चला सकते हो? तो आप कहोगे सर मैं तो सड़क पे चला सकता हूं, उसके बाद रेत में चलेगी, उसके बाद कीचड़ में चलेगी। आप कहोगे सर कीचड़ में चलेगी कैसे? कीचड़ में तो टायर बिल्कुल धंस जाएंगे, बिल्कुल धंस जाएंगे, तो कीचड़ में जाओगे क्यों भाई? तो यहाँ पे यही बात होती है, प्रकाश जो वेग जो होता है वो डिपेंड करता है माध्यम की प्रगति कैसी है। यानी यहाँ पर प्रकाश का जो वेग होता है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, सड़क पे आसानी से चलेगा, रेत में धीमे चलेगा, कीचड़ में बिल्कुल कम चलेगा। तो यहाँ पे आपने ये जब कंसेप्ट ही समझ लिया है तो मुझे लगता है आपने प्रकाश का पूरा पाठ समझ लिया है। वो कैसे? चलिए हम देखते हैं। प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग प्यारे बच्चों कैसे होता है? देखिए एक तो होता है निर्वात, निर्वात में, उसके बाद में प्यारे बच्चों किस में ज़्यादा होता है? गैस में, इसके बाद में किस में ज़्यादा होता है? द्रव में, इसके बाद में ज़्यादा किस में होता है? ठोस में। यानी नी का मतलब है निकाल ली गई है, वात का मतलब वायु, ऐसा स्थान जहां से पूरी की पूरी वायु बाहर निकाल ली जाती है उसे निर्वात कहा जाता है। और जब प्रकाश निर्वात में प्रवेश करता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती, उसमें प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। अब गैस में थोड़ा सा कम होगा, द्रव में और कम होगा, ठोस में और कम होगा। तो आपने यह समझ लिया। जब आपने यह समझ लिया है तो आपके प्रकाश का मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओगे
यहाँ पे मैंने एक पृथककारी शर्त लगा दी। यहाँ पे आपके हैं वायु, क्या है वायु। यहाँ पर प्यारे बच्चों हैं जल, क्या है जल। चलिए आप मुझे बताओ प्रकाश का वेग किस में ज़्यादा होगा, यानी आप बाइक किस में तेज चलाओगे, वायु में, फिर जल में धीमी गति से। वही तो बात प्रकाश की है। प्रकाश प्यारे बच्चों क्या होता है, वायु में तेज चलता है, फिर रफ्तार इसकी जल में धीमी हो जाती है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश का वेग वायु में ज़्यादा और जल में कम होता है। तो यहाँ आपने ये समझ लिया। अब हमें कहता है एक सर कभी चित्र बनाते हैं, प्रकाश की किरण कभी मुड़ती है, कभी ऊपर उठती है, कभी सीधी चली जाती है। ये ऐसा क्या है, ऐसा बिल्कुल है प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करता है वायु यानी प्रकाश के वेग पर, वेग पे निर्भर करता है। चलिए आप इसका उत्तर खुद बताओगे। आपने रोड बनी हुई है और प्यारे बच्चों यहाँ पर अचानक आ गई रेत। आप बाइक चला रहे हैं तो बताओ इसी स्पीड से जाएगी, नहीं फिसलेगी। तो वो फिसलेगी तो बाइक ऊपर थोड़ी उठेगी, वो तो जमीन पे नीचे पड़ेगी, नीचे की तरफ झुकेगी। तो जब भी क्या होता है, कोई संगन माध्यम यानी गाढ़ा माध्यम आ जाता है, इसको हम कहते हैं गाढ़ा माध्यम, संगन माध्यम आ जाता है, तो प्रकाश क्या करता है प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ झुकता है। और जैसे ही विरल माध्यम आ जाता है, यानी हम कहें विरल माध्यम जिसमें क्या हो जाते हैं, माध्यम की मात्रा बहुत कम होती है, कणों की संख्या, तो प्रकाश ऊपर की ओर उठता है। अब आप मुझे यह समझ गए होंगे, जैसे आप कीचड़ में जाओगे तो और नीचे की ओर धंसोगे, तो यानी नीचे की तरफ धंसने की प्रवृत्ति होती है। तो चलिए अब आप मुझे बताएंगे, ये मेरे पास में है हवा, क्या है हवा, और ये मेरे पास में क्या है जल, बिल्कुल जल है, यहाँ पे जल है। अब यहाँ पे क्या है, एक अभिलंब है, अभिलंब है। अब आप बताएंगे प्रकाश की किरण तिरछी आती है, तिरछी आ गई। अब बताओ मुझे, हवा से जल में जा रही है, हवा गाढ़ा है या जल। आप कहोगे सर जल तो गाढ़ा होता है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है, हवा की तुलना में बिल्कुल है। तो प्रकाश की किरण क्या होगी, झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। यह आपको अपवर्तन में हम देखने को मिलेंगे। तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बात ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, यह घटना मुड़ना और ऊपर उठना तभी होता है जब दो माध्यम के वेग में अंतर हो। हवा और जल में जब अंतर होता है माध्यम के घनत्व में, यानी तभी प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हवा और जल में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, इसी कारण ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब मुझे बताओ, चित्र आपको एग्जामिनर ने इस प्रकार से दे दिया, यह अभिलंब है, प्रकाश की किरण ऐसे दे दी। अब अगला कहे, बताओ यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या ऊपर की ओर उठेगी। तो एक बात ध्यान रखना, आप प्यारे बच्चों रेत से रोड पे जा रहे हो, तो रोड पे जैसे जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी मतलब आप ऊपर उठोगे। ऊपर उठने का मतलब होता है ये अभिलंब की ओर झुकने की बजाय थोड़ी सी मुड़ती है, यानी अभिलंब से दूर हटती है। तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मुझे आप बताएंगे खुद, कैसे बताएंगे। यहां पर है आपका जल, चलिए यहां है जल, और यहां पे आपके हैं कांच, क्या है कांच। मुझे यह बताएंगे प्रकाश की किरण का, प्रकाश का वेग किस में ज्यादा होगा, क्योंकि कांच ठोस है, जल द्रव है, तो जल में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, कांच में प्रकाश का वेग कम होता है, इसी कारण अपवर्तन की घटना होती है। तो अब मुझे बताएंगे अभिलंब है, बताओ यह प्रकाश की किरण आ रही है तो इसकी तरफ झुकेगी या दूर जाएगी अभिलंब की ओर। आप कहेंगे सर कांच तो गाढ़ा होता है, तो ये डेफिनेट झुकेगी। आपका करेक्ट क्या है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। बिल्कुल आपने क्लियर कंसेप्ट कर लिए हैं। तो चलिए आपने ये देख लिया, अब मुझे आप एक खुद आंसर बताओगे। कल हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो प्रकाश हैं उनके बारे में अभी एक लाइन के बाद और कंसेप्ट करेंगे। एक है प्यारे बच्चों आपके पास शहद, क्या है शहद, एक आपके पास में है जल। खुद बताइए आप, जल में प्रकाश का वेग ज्यादा है या शहद में। बिल्कुल
जल में प्रकाश का वेग शहद से ज़्यादा है, क्योंकि जल का घनत्व क्या है, शहद से क्या है, कम होता है। शहद गाढ़ा होता है जो प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जबकि जल पतला होता है, तनु होता है, तो ये मार्ग में कम बाधा उत्पन्न करता है। यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको कहते हैं, एक है केरोसिन तेल। क्या है, केरोसिन तेल। एक आपके पास में है वायु। किस में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा, वायु में या केरोसिन में? आप कहेंगे सर आपने तो हमें एक्सपर्ट कर दिया। हम कहेंगे क्यों? आप कहोगे वायु में ज़्यादा होगा, केरोसिन में कम होगा, क्योंकि केरोसिन वायु से थोड़ा क्या होता है, भारी होता है। तो बिल्कुल बच्चों आपने अच्छा समझा, क्योंकि प्रकाश का पाठ हम बिल्कुल लॉजिक स्टेप से लेके आएंगे। चलिए हम एक नेक्स्ट, प्रकाश क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकाश, प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में चलता है, सीधी सरल रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी सरल रेखा में। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में चलता है। लेकिन अब हमें कैसे बताएंगे? तो देखिए, प्रकाश के मार्ग में जब आप क्या करते हैं, अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं। अपारदर्शी, कल हम इस पूरी चर्चा करेंगे अपारदर्शी, क्योंकि आज आपके लिए वीडियो इतना ही है। यानी ऐसे पदार्थ जो अपने में से प्रकाश को नहीं गुजरने देते, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते। अब आपको कहीं बताओ अपारदर्शी वस्तु कौन सी होती है? प्यारे बच्चों, फ़ोन को अपनी आँख के आसपास लगाओ और जो आपके सामने जो किताबें रखी हैं उनको देखो, दिखाई देगा? नहीं देगा, अपारदर्शी हैं। किताब को आंखों के सामने लगा के देखो, नहीं दिखेगा। दोनों हाथ को लगा के देखो, नहीं दिखेगा। तो ये अपारदर्शी होते हैं। तो प्रकाश के मार्ग में जब अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश क्या करता है? प्रकाश बेचारा सीधा जाएगा। ये इसकी क्या बनाता है? छाया बनाता है। तो हम कहते हैं इसे सिद्ध होता है प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। अर्थात प्रकाश के मार्ग में यदि अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश उसकी छाया बना देता है। इसी कारण हम कह सकते हैं प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर लिखें और अपनी राय भी दें। और नेक्स्ट आगे हम इसी प्रकार के प्रश्न लेते आएंगे और पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है वो हम क्लियर कराएंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।